Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the format of balance sheet and income statement of the company. How can we maintain the balance sheet and how can we prepare the statement of P&L account of company according to the fixed schedule fixed by the company of 2013. Today, we are going to start the second chapter, that is financial statement analysis. कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट है, चाहे वो बैलेंस शीट है, उसे हम एनालाइज कैसे करते हैं, कि उसकी इंफॉर्मेशन को हम कैसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के पीछे बहुत सारे मोटिव्स होते हैं, लाइक कि टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारी, टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू कंपेयर आवर परफॉर्मेंस विद आवर पास्ट परफॉर्मेंस एंड विद अनदर फर्म्स परफॉर्मेंस, यानी हमारी परफॉर्मेंस हमारी ही पास्ट परफॉर्मेंस से कैसी है और हमारी ही जैसी किसी दूसरी फर्म से कैसी है। अब किन चीजों की हेल्प से हम इनको एनालाइज करते हैं, यानी टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी किन चीजों की हेल्प से हम इनको एनालाइज करते हैं। तो कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे कंपेरेटिव स्टेटमेंट, यानी कंपेरेटिव स्टेटमेंट मतलब अपनी परफॉर्मेंस का हम कंपैरिजन करते हैं अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। सेकंड है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम यहां पे कंपैरिजन करते हैं अपनी ही करंट या किसी दूसरी फर्म की कंपैरिजन के साथ। नेक्स्ट वन है रेशियो एनालिसिस, यानी हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रेशियो में कन्वर्ट करके, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उससे सर्टेन करते हैं कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन, लाइक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लाइक हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, हम कितने अपने लॉन्ग टर्म पे करने में कैपेबल हैं, कितनी हम टाइमली अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं। ये सारी चीजें हमारी इसके थ्रू हम कर सकते हैं। और फोर्थ होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना कैश अवेलेबल है, किन किन सोर्सेज से आपको कैश रिसीव हुआ और किन किन सोर्सेज में आपने अमाउंट को एक्सपेंड किया और एट लास्ट आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। अब फर्दर जो चैप्टर्स आपके आएंगे इस चैप्टर के बाद, उन्हीं चैप्टर्स में आप ये सारी चीजों को एनालाइज करेंगे, प्रॉपर स्टडी करेंगे डिटेल में कि कैसे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, कैसे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस हम कैसे करते हैं और फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए कंपैरिजन हम कैसे करते हैं या चीजों को एनालाइज हम कैसे करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनालाइज, यानी टाइप्स ऑफ एनालिसिस कैसे होते हैं। तो एक तो होता है आपका एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है कि कुछ लोगों के पास जो आउटसाइडर्स होते हैं, कंपनी की वाइटल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं कि वो कैसे अपनी इंफॉर्मेशन, कैसे अपनी चीजों को एनालाइज करें। तो जैसे न्यूज़पेपर में बैलेंस शीट या परफॉर्मेंस रिपोर्ट पब्लिश होती हैं या किसी मीडिया के पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी हेल्प से हम एनालाइज करते हैं अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। और सेकंड होता है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस क्या होता है? इंटरनल एनालिसिस का मतलब होता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सर्टेन करने के लिए, प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए जो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है वो इंटरनल एनालिसिस कहलाता है। ये एक्सटर्नल पर्सन एनालाइज करते हैं और ये कंपनी का मैनेजमेंट एनालाइज करता है कि किस तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें अपनी किसी दूसरी फर्म के साथ या अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। अब इसके अलावा और होता है, अगर हम कहें तो इसके बेस पे होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब होता है जो इस फॉर्म में चलती है, मतलब कि अपनी ही परफॉर्मेंस को अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। जैसे सपोज कीजिए स्टॉक है
और 2 साल की इंफॉर्मेशन है 2017 और 2018। 2017 में स्टॉक की वैल्यू 50,000 थी और 18 में ये 60,000 हो गई, यानी इट मींस ये 10,000 इंक्रीज हुई। तो क्या कैसे इंक्रीज हो सकती है कि हमने और परचेज किया होगा। तो यानी इस फॉर्म में इसको एनालाइज करना, इसकी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। तो जो इससे पहले मैंने आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट बताया था, वो चीज आपकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आती है। और सेकंड होता है एक वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? जो इस फॉर्म में चलता है, जैसे सेल्स है आपकी 1 लाख और एक्सपेंसेस हैं आपके सपोज कीजिए 40,000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा आपका 60,000। क्लियर? तो हम अगर कंपैरिजन इस तरीके से करें कि प्रॉफिट हमारी सेल के कितने प्रोपोर्शन में है, कितने परसेंटेज में है, हम अपने सेल के कंपैरिजन में कितने एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो ये चीज वर्टिकल एनालिसिस कहलाती है। तो जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है वो वर्टिकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है। और जब मैं आपको पीपीटी स्लाइड बताऊंगा तो उसके बेस पर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। और एक आपने पढ़ा ही था, 11th में भी पढ़ा था, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है? अपनी ही परफॉर्मेंस का पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना। और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, यानी अपनी ही जैसी किसी दूसरी फर्म के साथ अपनी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना, ये इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाता है। अब हम किन तरीकों से अपनी ये कंपैरिजन करते हैं? तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, उसकी चीजों को डिटेल में अरेंज करते हैं हेडिंग वाइज, फिर हर हेडिंग को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे गए कि स्टॉक को हम एक दूसरे ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, या अपने स्टॉक को किसी दूसरी फर्म के स्टॉक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फिर एनालाइज करते हैं ये चेंजेस हुए तो क्या रीजन हो सकता है, कि स्टॉक के बढ़ने का मतलब क्या है, स्टॉक के कम होने का मतलब क्या है, और फिर इंटरप्रिटेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। तो ये प्रोसेस होती है हमारी। अब पर्पस क्यों करते हैं हम ये एनालिसिस? एनालिसिस करने के पीछे भी होते हैं कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कि हम कितनी अर्निंग अर्न करने में कैपेबल है। इसके अलावा मैनेजरियल एफिशिएंसी को एनालाइज करते हैं कि हमने जो पॉलिसीज बनाई थी मैनेजमेंट ने, वो कितनी सक्सेसफुली अप्लाई हुई, उनका रिजल्ट कितना पॉजिटिव रहा, कितनी सक्सेसफुली वो वर्क कर रही है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को पता करने के लिए कि हम अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने में कितने कैपेबल हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन करने के लिए कि हमारी जैसी दूसरी फर्म कैसा परफॉर्म कर रही है, हम उसके कंपेयर में कहां लैकिंग में है, या हम क्या करें कि उसके जैसी सक्सेस को अचीव कर पाए, ये चीजों को एनालाइज करने के लिए, और फ्यूचर की प्लानिंग या फोरकास्टिंग करने के लिए, इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं एनालिसिस को। अब कई सारी चीजें, यूजर्स कौन होते हैं, इनको एनालाइज करने वाले कौन कौन होते हैं? एम्प्लॉयज भी करते हैं, मैनेजमेंट भी करता है, इसके अलावा शेयर होल्डर्स, इसके अलावा सप्लायर्स, बैंकर्स, ये सब लोग जो आपने 11th में पढ़ा था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, वो सारे यूजर्स आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं अपने अलग अलग मोटिव की वजह से। अब आइए स्टूडेंट्स, इन्हीं चीजों को हम एक पीपीटी फॉर्म में या एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में देखते हैं कि ये चीजों का क्या क्या मतलब होता है, और डिटेल में इसको करते हैं। चलिए अब हम पीपीटी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। Good morning students. In previous part of video we have studied about the formats of balance sheet and statement of profit and loss account of the company. How can we prepare the balance sheet and income statement according to heading wise as per the format specified by the Company Act 2013. Now today we're going to start in a second chapter, that is financial statement analysis. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, उनकी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कि ये एनालाइज करना कि हमें कितनी, हमारी पोजीशन कैसी है और उन पोजीशन और किस पोजीशन में हम हैं, और उन रिजल्ट्स के बेसिस पर वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना।
अब दे रखा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और वेरियस डिसीजंस लेना, ये सब चीज़ें इसमें काउंट की जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इनके डेटा थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनको हम एनालाइज करके उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं ताकि हमें हमारी जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो सके और उसके बेसिस पे हम अलग अलग डिसीजंस को ले सकें। अब आता है कि कौन कौन से हमारे जो हैं टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। तो पहला होता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट। व्हाट इज कंपेरेटिव स्टेटमेंट? कंपेरेटिव स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू कंपेयर आवर इंफॉर्मेशन गिवन इन आवर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। यानी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको कंपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर इंफॉर्मेशन एंड प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन। यानी इस साल और पिछले साल की इंफॉर्मेशन को ही बेसिस पर उसे कंपेयर करना कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल उसमें पोजीशन में क्या चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। इसे हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच in which we analyze the information on the basis of a particular information। जैसे बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में जो टोटल दे रखा है एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का, उसके बेसिस पर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को कंपेयर करना, या इनकम स्टेटमेंट दे रखा है तो उससे सेल की वैल्यू के बेसिस पे अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, लाइक एक्सपेंसेस, प्रॉफिट वगैरह, इन चीज़ों को ये कॉमन साइज स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे टोटल असेट्स के कंपैरिजन में फिक्स असेट्स कितनी है, टोटल असेट्स के कंपैरिजन में करंट असेट्स कितनी है, टोटल लाइबिलिटी के बेसिस पे करंट लाइबिलिटी कितनी है, टोटल लाइबिलिटी के बेसिस पे नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है, ये कंपैरिजन हम इसमें करते हैं और इसे हम वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। यानी अब नेक्स्ट होता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो आप जानते हैं कि किसी भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना और रिजल्ट को फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, इन चीज़ों के बेसिस पे प्रेजेंट करना, ये चीज़ रेशियो एनालिसिस कहलाती है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की मेथड को रेशियो एनालिसिस कहते हैं और इससे हमारी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन काफ़ी इजी टर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि रिजल्ट्स को एनालाइज करना काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यह बताता है कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, कहाँ से कैश आया, किन किन सोर्सेज से, किन किन सोर्सेज में हमने अमाउंट को खर्च किया और एट लास्ट हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है। नॉर्मली 3 सोर्सेज होती हैं जो आप ये चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और इन्हीं एक्टिविटीज़ में या तो हम अमाउंट अर्न करते हैं या खर्च करते हैं और उन्हीं को कंपेयर करना प्रीवियस और करंट ईयर के बेसिस पर, वो चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाती है कि ओवरऑल हर ट्रांजैक्शन का हमारे कैश पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और कई सारे स्टेटमेंट होते हैं जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं है। अब आता है कि टाइप्स कितने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। तो एक पहला है एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस वो लोग करते हैं जिनके पास कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं होती, यानी नॉर्मली जो बाहर के लोग होते हैं और वो अपने एनालिसिस के लिए जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे पी एंड एल अकाउंट या बैलेंस शीट जो पब्लिश्ड होती है न्यूज़पेपर वगैरह में, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो इस टाइप के एनालिसिस को हम एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। ये लोग कौन करते हैं? इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स, जो आउटसाइडर्स हैं वो लोग करते हैं ये। नेक्स्ट है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस नॉर्मली मैनेजमेंट करता है अपनी पॉलिसीज और अपनी प्लानिंग की सक्सेस को एनालाइज करने के लिए या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए। तो क्योंकि उसके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके बेसिस पे वो इजीली उनको एनालाइज कर सकता है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये भी आपको मैंने बताया कि कंपेरेटिव स्टडी को ही हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम एक साल का दूसरी साल से कंपैरिजन करके चेंजेस और उन चेंजेस के को कंपेयर करते हैं। ठीक है।
तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट या कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। वर्टिकल एनालिसिस भी मैंने बताया कॉमन साइज, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेस पर बाकी की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है वो इस फॉर्म में चलता है, जबकि वर्टिकल एनालिसिस इस फॉर्म में चलता है। ठीक है, यानी अप टू डाउन। इसमें हम जैसे टोटल के बेसिस पर लायबिलिटी या असेट्स को कंपेयर करना, टोटल सेल के बेसिस पे एक्सपेंसेस या प्रॉफिट को कंपेयर करना, ये चीज़ें वर्टिकल एनालिसिस कहलाती हैं। डिफरेंस क्या है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि वर्टिकल एनालिसिस एक अकाउंटिंग पीरियड पे ही कंपेयर हो जाता है। इसमें डिफरेंट पीरियड्स के आइटम गिवन होते हैं, जिसमें जबकि वर्टिकल में सेम एक ही साल के आइटम गिवन होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वो एब्सोल्यूट और परसेंटेज की फॉर्म में चेंज किया जाता है, यानी 2 चेंजेस और परसेंटेज ऑफ चेंजेस, जबकि वर्टिकल सिर्फ परसेंटेज की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली टाइम के बेसिस पे जो एनालाइज होता है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में होता है, जबकि जो वर्टिकल होता है वो सेक्शनल बेसिस पर होता है। ये जो है कंपैरिजन का एक पार्ट है, जबकि ये एक स्टेप है कंपैरिजन करने के लिए। अब आता है कि हम कंपैरिजन और किसके बेसिस पे करते हैं। ये आप 11th में आपने पढ़ा था, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म आप जानते हैं कि अपनी ही फर्म का पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि प्रॉफिट अलग अलग ईयर का गिवन है आपको, जैसे आप ये देख रहे हैं कि 16, 17, 18, 19, 20 के परसेंटेज 15, 14, 13, 12 और 10% गिवन है। तो इन्हें कंपेयर करने को हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहेंगे, यानी अपनी ही परफॉर्मेंस का पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना। और दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, यानी अपनी ही जैसी किसी दूसरी फर्म के साथ अपनी परफॉर्मेंस या इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना, ये इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाता है। जैसे प्रॉफिट एक्स लिमिटेड का 10% था, जबकि वाई लिमिटेड का 11% था, जबकि एक और फर्म जेड लिमिटेड का 12% था, जबकि बाकी ओवरऑल इंडस्ट्री में ये एवरेज 14% चल रहा है। तो यानी अपनी ही जैसी अनदर फर्म से कंपैरिजन करने को हम इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। अब प्रोसेस क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की? तो फर्स्ट स्टेप होता है कि रीअरेंज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसे रीअरेंज करना पड़ता है थोड़ी इजी टर्म में, ताकि इजीली वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए और एनालाइज करना हमारे लिए इजी हो। रीअरेंज करने के बाद हम कंपेयर करते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो चाहे वो वर्टिकल फॉर्म में हो, यानी चेंजेस देखना हो, फिर उन चेंजेस में कितना पॉजिटिव चेंज है, कितने नेगेटिव चेंजेस हैं, ये चीज़ों को एनालाइज करना। ठीक है, यानी मतलब इन चीज़ों को कैलकुलेट करना कंपेयर करके। फिर एनालाइज, यानी चेंजेस पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसका हमारी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी पोजीशन पे क्या इंपैक्ट है, ये चीज़ों को एनालाइज करना। और लास्ट है इंटरप्रिटेशन, यानी एनालिसिस से आए रिजल्ट के बेसिस पर इंटरप्रिटेट करना फ्यूचर एस्पेक्ट्स को प्लानिंग मेकिंग में और पॉलिसी मेकिंग में। अब किन वजहों से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, यानी क्या रीजन है उसके, क्या ऑब्जेक्ट हैं उनके, जिनकी बेसिस पर ये एनालिसिस किए जाते हैं। तो फर्स्ट है असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, यानी हमारी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, हम कितना अर्न करने में कैपेबल हैं, ये चीज़ों को फाइंड करने के लिए। यानी अर्निंग कैपेसिटी कैसे डिसाइड की जाती है? प्रॉफिट के बेसिस पर, और प्रॉफिट के बेसिस पे हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं। जितने भी एक्सटर्नल यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जैसे लाइक इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वो अर्निंग कैपेसिटी को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सेकंड है असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, हमारे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कि हम एफिशिएंट हैं या नहीं है, हमारे थ्रू बनाई हुई पॉलिसी जो या प्लानिंग है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। जैसे एग्जांपल लीजिए, अकाउंटिंग रेशियोज हैं, इट इज़ पॉसिबल टू एनालाइज रिलेटिव द प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग एक्सपेंसेस, यानी रेशियो की बेसिस पे हम ये कर सकते हैं। एनी फेवरेबल अनफेवरेबल वेरिएशन कैन बी आइडेंटिफाइड, रीजन देयर ऑफ कैन बी असर्टेन, अगर कोई वेरिएशन एंड डिफरेंस है तो उसके पीछे क्या रीजन है और उन रीजंस को दूर करके हम कैसे अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, ये डिसीजन लिया जा सकता है। थर्ड है असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, यानी हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे करने में कितने कैपेबल हैं, यानी हम टाइमली अपने डेट्स को
पे कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हैं या लॉन्ग टर्म के हैं। लाइक हम अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कितनी टाइमली कर देते हैं, या लोन जो हमने लिया है लॉन्ग टर्म के लिए वो हम टाइमली उसको पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू। इंटर फर्म कंपैरिजन, ये आपको मैंने बताया, अपनी ही जैसी किसी दूसरी फर्म से अगर हम कंपेयर करना चाहें तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमें करना होता है, ताकि हम ये देख सकें कि मार्केट में जो दूसरी फर्म्स हैं वो हमारे कंपेयर में कितनी स्ट्रांग हैं और उनके स्ट्रांग होने के पीछे क्या रीज़न है, हमारी लैकिंग्स क्या हैं और कैसे उन्हें हम रिमूव करके अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फॉरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द बजट। बजट बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर में हम अपने एक्सपेंसेस या जो भी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में हम यूज़ कर पाएँ, और फ्यूचर की प्लानिंग या पॉलिसी मेकिंग में ये चीज़ें एनालिसिस जो है हेल्पफुल होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो है यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स ये जान सकते हैं कि उनने जो एक्सपेक्टेशन लगाई है अर्निंग की अपने इन्वेस्टमेंट पर, डिविडेंड लाइक ये सब चीज़ें, वो कितनी फुलफिल हो सकती है। नॉर्मली जो सिक्योरिटी एनालिसिस होता है वो कैश जनरेटिंग एबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है, डिविडेंड कितना रिसीव होगा, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स इसके थ्रू जान सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट एनालिसिस। ये एनालिसिस तब यूजफुल होता है जब आप कोई नया कस्टमर गुड्स खरीदने आता है या बेचने आता है आपके पास, मतलब जो आप गुड्स बेचते हैं उनको, तो मैनेजर ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि वो उसे क्रेडिट में बेचे या ना बेचे, ठीक है। बैंक वगैरह ये एनालिसिस करती है नॉर्मली। डेट एनालिसिस, ये एनालिसिस फर्म करती है अपनी बोरोइंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए कि उसे वो कितना लोन लेने में कैपेबल है, यानी कितना लोन वो ले ले जिससे आसानी से उसे वो रिफंड कर पाएगी। डिविडेंड डिसीजन, ये डिसीजन इसलिए लिया जाता है ताकि कंपनी ये डिसाइड कर सकें कि जो उन्हें प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से कितना अमाउंट उन्हें डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर को डिवाइड करना है और कितना अमाउंट उन्हें अपने फ्यूचर के लिए प्रोविजन या रिजर्व में सेव करना है। ये डिसाइड करने के लिए डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है। और लास्ट है जर्नल बिजनेस एनालिसिस, यानी नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटीज या नॉर्मल बिजनेस डिसीजन लेने के लिए भी ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस हैं वो यूजफुल होते हैं। अब नेक्स्ट, कौन कौन सी ऐसी पार्टीज होती हैं जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में इंटरेस्टेड होती हैं। ये आपने 11th में भी पढ़ा था, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, तो ये वही चीज़ें हैं और उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग रीज़न की वजह से हमारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में होता है। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारी इंफॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड क्यों होता है, अपनी इंफॉर्मेशन को ही, ताकि वो फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन ले सके और अपनी जो प्लानिंग है या पॉलिसीज उसने बनाई है उसे सेल्फ एवेल्युएट कर सके और जो डेविएशंस हैं उनको कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट होते हैं एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियंस। एम्प्लॉयज किस वजह से जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि उन्हें वो जो बोनस मिल रहा है वो प्रॉपर है या नहीं, उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस अवेलेबल हो रही हैं या नहीं हो रही, ये चीज़ों को जानने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। और ये किस पे डिपेंड करती हैं, हमारी प्रॉफिट पर, ठीक है। हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसी के बेसिस पर उनको रेम्यूनरेशन या बोनस डिक्लेयर किया जाएगा। तो अपने बोनस को एनालाइज करने की वजह से वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। शेयर होल्डर्स, ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड, और उन्हें डिविडेंड किसके ऊपर बेस्ड मिलता है, प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है उस पर जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है वो प्रॉपर है या नहीं। इसके अलावा शेयर होल्डर्स को फ्यूचर ग्रोथ की क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या वो ग्रोथ में उन्हें रिसीव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये चीज़ें भी यहाँ पर एनालाइज की जाती हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर मींस जो इन्वेस्टर्स के पास अमाउंट है और जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको ये एनालाइज करना होता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें जिस पर उनको मैक्सिमम रिटर्न मिलने की उम्मीद हो। दो ऑप्शन है, ए और बी। ए में सपोज करो 10% की उन्हें उम्मीद है और बी में सपोज करो 12% की एक्सपेक्टेशन है, तो किस में वो इन्वेस्ट करेंगे, बी ऑप्शन में। पर ये डिसाइड कैसे होगा, जब वो दोनों को कंपेयर करेंगे, ए और बी के इंफॉर्मेशन को। तो यानी इस वजह से भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। सप्लायर और क्रेडिटर्स, ये इस वजह से जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि वो जो गुड सप्लाई करेंगे वो कितनी टाइमली रिकवर हो पाएगा,
ठीक है, कि उनके थ्रू सेल किया उस गुड्स जो हमें या सर्विसेज जो हमें उन्होंने सेल की हैं या हमने जो परचेज किए हैं, क्या हम उनका अमाउंट टाइमली पे करने में कैपेबल हैं या नहीं है, यानी हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। बैंकर्स वगैरह जो लोन्स वगैरह दे रखा है, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने में हम कितने कैपेबल हैं, हम अब क्या इंटरेस्ट टाइमली पे कर सकते हैं, लोन की इंस्टॉलमेंट वगैरह पे कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन हमारी कितनी स्ट्रांग है, ये चेक करने के लिए ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। रिसर्चर्स न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एनालाइज करने के लिए ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने की वजह से इंटरेस्टेड होते हैं। टैक्स अथॉरिटी टैक्स की कैलकुलेशन के लिए कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं एडवांस टैक्स की फॉर्म में या रेगुलर टैक्स की फॉर्म में, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, और हमारी टैक्स जो टैक्सेबल इनकम है वो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कस्टमर क्वालिटी वगैरह को चेक करने के लिए और मार्केट में वो कितना हम लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को रन करेंगे, ये सब चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट लेते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस होती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, और वो लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट है हिस्टोरिकल एनालिसिस। हम जो है नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप 11th में भी पढ़ चुके थे। इट एनालिसिस व्हाट हैपन टिल द डेट, यानी हम जब तक क्या हुआ वही चीज़ों को हम करते हैं, इसमें फ्यूचर के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो लाइक शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, उनके लिए ज़्यादा सही नहीं होता क्योंकि वो फ्यूचर की चीज़ों को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसके अलावा इसमें प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर किया जाता है। भाई लास्ट ईयर इन्फ्लेशन रेट, सिक्योर्ड या करेंसी की वैल्यू जो थी, ज़रूरी नहीं है कि वो इस साल भी रहे, लेकिन हम उन चीज़ों को अगर चेंज जो आते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, यानी प्राइस लेवल चेंजेस पर हमारा फोकस नहीं रहता है, जिससे कि रियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाती है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, हम केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट या प्राइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को एनालाइज करते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इग्नोर की जाती है, जिस वजह से, और जबकि क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे बिजनेस का, लेकिन हम वो यहाँ पर हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस वजह से भी एक ये लिमिटेशन है हमारे बिजनेस की, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। सफर फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लिमिटेशंस होती हैं प्रिपेयर करने में, और वही लिमिटेशंस फिर एनालिसिस में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे दे रखा है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हैंस एनालिसिस सफर फ्रॉम सच लिमिटेशंस फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफर, यानी जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हम फेस करते हैं वही एनालाइज करने में भी फेस करेंगे। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम बायस, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। इन मैनी सिचुएशंस अकाउंटेंट हैज टू मेक चॉइस आउट ऑफ द अल्टरनेटिव अवेलेबल, लाइक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आप चाहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड या स्ट्रेट रिटन डाउन वैल्यू मेथड, वैल्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट में लीफो फीफो कौन सा मेथड है। तो यानी यहाँ पे ऑप्शनल अवेलेबल होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता, जो कई चीज़ों के में फिर कंपेरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता है। यही इससे रिलेटेड है, यहाँ पर है कि वेरिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, कोई फर्म स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है, दूसरी फर्म रिटन डाउन वैल्यू मेथड कर रही है, कोई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में लीफो मेथड यूज कर रही है, कोई फीफो मेथड यूज कर रही है, और जहाँ पे अलग अलग टर्म्स या अलग अलग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या मेथड्स यूज होते हैं, वहाँ पे कंपेरिजन फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग आपने 11th में पढ़ा था कि मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि एक्सपेंसेस इनकम को मैनिपुलेट करके शो करना अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, लाइक बढ़ाकर या घटाकर, जिससे कि रियल इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आती है, फिर एनालिसिस भी रियल नहीं होता है। और आइडेंटिफाइज द सिम्टम्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम बट डज नॉट ऑफर द डायग्नोसिस, यानी ये वो रीजन तो फाइंड करते हैं लेकिन उनको डायग्नोस नहीं कर पाते, मतलब एग्जैक्ट डायग्नोज ना करके उनके रिजल्ट को या रिमूव करने की क्या मेथड है वो चीज़ नहीं बताते हैं, तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है जो प्योर थ्योरेटिकल बेस है, जो मैंने आपको बताया। अब आप इसको प्रॉपर स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।